जय भीम, जय मूल निवासी। लोकसभा निर्वाचन से पहले एक नारा बहुत बुलंद किया गया था कि अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? तो उसके पीछे ये सुनने को मिलता था कि 400 पार अगर हो जाएगा तो संविधान को बदल दिया जाएगा। और बहुत सारे राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और संविधान विरोधी लोग जो है ये राग अलापने लगे थे कि जो भारत का जो संविधान है वो भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा गया है। और नए ये जो संविधान है ये कॉपी पेस्ट है। और जो नया संविधान का प्रारूप क्या होगा ये भी YouTube में बहुत कई जगह चर्चाओं में सुनाई देने लगा था। एक प्रधानमंत्री जी के करीबी उनके सलाहकार जो थे उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा कि संविधान जो है वो गौण हो चुका है और संविधान को हमको बदलने की जरूरत आवश्यकता है। जब वातावरण जब माहौल बन रहा था तो इसने सामाजिक लोकतांत्रिक चेतना को झकझोरा और इसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव का मुख्य मुद्दा संविधान बन गया। और उस मुद्दे की जो गर्माहट है वो आज भी बनी हुई है। सबसे पहले संविधान के खतरे को वामसेप ने पढ़ा और समझा और संविधान को घर घर पहुंचाने के लिए उसने कार्यक्रम तय किया, BS4 डोर टू डोर। तो इस प्रक्रिया पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वंचित स्वर साप्ताहिक पत्र जो है उसके संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हमारे साथ में हैं। उनका स्वागत है। इस विषय में आज उनसे हम कुछ वार्ता करेंगे। तो सर ये बताइए कि ये जो BS4 डोर टू डोर वामसेप ने सबसे पहले इस चीज़ को तैयार किया था, इसमें इस खतरे को पढ़ा था और इस प्रक्रिया को थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। जी, सबसे पहले मैं जो वंचित स्वर का जो YouTube चैनल है उसका और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इतना जो महत्वपूर्ण विषय पर आज एक कुछ बातचीत का मन बनाया। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने में। कहते हैं कि कोई भी आंदोलन बिना मीडिया के उस पक्षी के समान है, जैसे एक पंख बिना पक्षी जो होता है वो पक्षी ज़रूर है, अगर उसके पंख टूट जाएं, पंख ना हो तो वो उड़ान नहीं भर सकता। उसी तरीके से कोई भी आंदोलन कितना भी महत्वपूर्ण, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको मीडिया का साथ सहयोग नहीं मिलता है तो वो आंदोलन धरा का धरा रह जाता। तो आपका जो ये चैनल का इसमें बहुत बड़ी ये भूमिका है जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। अब जैसे आपने देखिए जो वामसेप की बात करी, जो संविधान की बात करी और जो इस समय देश में चल रहा है, ये हम लोग एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण दौर से आज से नहीं गुजर रहे हैं, ये हज़ारों साल का इतिहास है। हज़ारों साल से इस देश में जो मुट्ठी भर लोग जो वास्तव में इस देश के नहीं हैं, जो कहीं से आके यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसीलिए आज तो ये सारे ऐतिहासिक वैज्ञानिक तथ्यों से सारा साबित भी हो गया है कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश को संचालित कर रहे हैं, जिन्होंने हज़ारों साल से इसको तमाम तरीके से जकड़ रखा है, वो यहाँ के नहीं हैं। वो सिर्फ यहाँ पर यहाँ के साधन संसाधन कब्जाने के लिए और जो यहाँ के जो भारत का जो भूमि इतनी उपजाऊ, इतना अच्छी संभावनाओं से भरी, केवल इसको एंजॉय कर रहे हैं। और
वो लोग जो हजारों साल से बैठे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर इस देश के जो मूल निवासियों, यहाँ के मेहनत कशों को कभी भी आगे या मजबूत नहीं होने देते हैं। तो ये लड़ाई हजारों साल से चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में 2500 साल पहले एक दौर आया, 2500 साल जब बुद्ध की क्रांति आई, फिर एक नया भारत बना। लेकिन बुद्ध की क्रांति को भी फिर उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने दबा दिया, दफन कर दिया, और फिर उसके प्रतिक्रांति के स्वरूप इन्होंने जो एक माहौल बनाया, और वो लगभग 2000 साल तक उसी शिकंजे में भारत जकड़ा रहा। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट जो आया है भारत में, ये जो नया संविधान जो 26 जनवरी 1950 से जो हमारा नया संविधान लागू हुआ, वहाँ से भारत में एक नया टर्निंग पॉइंट आया। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, वो संविधान जो यहाँ इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, उसके कारण थे। उस समय इनकी मजबूरियां थी, और इन्होंने बड़ी चालाकी से उस संविधान को या डॉक्टर अंबेडकर के स्ट्रगल को, उनके मुद्दों को, उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनको ये मालूम था कि ब्रिटिश हुकूमत के आगे ये फेल हो गए थे। ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों ने कई तरीके का ऐसा कुछ कर दिया था, यहाँ की कुप्रथाओं को रोकना स्टार्ट कर दिया। यहाँ जो नरबली चली आती थी धर्म के नाम पर, उसको रोक दिया। जो सती प्रथा के नाम पे औरतें जिंदा जलाई जाती थी हजारों साल से, उस पर रोक लगा दी। जो समाज के जो वंचित तबके, शोषित वंचितों को जो पढ़ने का राइट्स इन्होंने छीन लिया था, वो शुरू होने लगा था। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए तात्कालिक रूप से उस संविधान को वहाँ पर स्वीकार कर लिया। ये भी इनकी एक सोची समझी साजिश थी या चालाकी थी। इन्होंने कहा कि भाई आज हम स्वीकार कर लेते, लेकिन कल अंग्रेजों के जाने के बाद तो सत्ता हमारे ही हाथ में आ जानी। तो जब सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, फिर हम ही जो चाहेंगे वो करेंगे। और इन्होंने वहाँ पर उस संविधान को स्वीकार जरूर किया, लेकिन ये अंदर अंदर से छटपटा रहे थे। और जैसा कि आप देखेंगे 1925 में ही, 1925 से ही ये यहाँ पर योजना शुरू हो गई थी कि भाई हम नया भारत जो अगर अंग्रेजों के जाने के बाद बनेगा तो कैसा बनेगा, कैसे उसको वो संकीर्ण राष्ट्र के रूप में हम तब्दील करेंगे, जिसमें केवल मुट्ठी भर लोगों का ही व्यवस्था होगी। वहाँ से काम शुरू हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू भले ही हो गया, लेकिन जो उसका मूल उद्देश्य था, जो उसका संविधान की एक अंदर से परिकल्पना थी, जो हमारा संविधान चाहता था कि एक नए भारत का निर्माण, जो एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो भारत का निर्माण होगा, वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रही। आप देखेंगे 50-60 साल लगभग आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी भी एक और इस देश के जो शोषित वंचित तबकों का वोट ले लेके राज करती रही। लेकिन अंदर से जो कांग्रेस पार्टी का भी जो दूसरा चेहरा था, एक चेहरा ये था कि वो इन्हें दिखाती थी कि भाई जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इस तरीके के जो नारे देकर इन्हें बरगलाया जाता था। और ये सोचते थे भाई कि कांग्रेस वास्तव में एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद को समाप्त करना चाहती है, जो बराबरी की, जो गरीबी उन्मूलन, ये कह के उन्हें बेवकूफ़। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे आप, कांग्रेस ने अपने 50-60 साल के जो राज में भारतीय संविधान में 125 संशोधन कर दिए। यानी कि आप अपनी वो हजारों वर्ष पुरानी जो सड़ी गली प्रथाएं हैं, जो जातिवादी व्यवस्था, जो वर्णवादी व्यवस्था, जो महिलाओं का शोषण, जो मेहनत कशों का, उसमें आप कोई आज तक आपको सुधार की या परिवर्तन की गुंजाइश नजर नहीं आई। हजारों साल गुजर गए, आप उसको ज्यों का त्यों ढो रहे हैं। लेकिन मात्र जो संविधान को बने हुए 50 साल नहीं हुए थे, उसमें आपने 125 संशोधन कर दिए। तो लेकिन एक और कांग्रेस ये काम करती रही, दूसरी ओर कांग्रेस को आप देखेंगे कि अंदर अंदर कांग्रेस उस संगठन को भी मजबूत करती रही, उसे ताकत देती रही, जो संगठन बिल्कुल कटिबद्ध था इस देश के संविधान को ध्वस्त करने के लिए। ऐसे में अभी आपने जो फिर संविधान की बामसेब की बात करी, मैं आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आज भी इस देश को कोई अगर बचा सकता है, इस देश का कोई निर्माण कर सकता है, वो बामसेब के अलावा कोई नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों को जिन्होंने 1973 से परिकल्पना शुरू हुई जो बामसेब की, और जो 78 में विधिवत गठन हुआ, अगर ये ना हुआ होता तो अब तक ये भारत का संविधान या यहाँ के जो मानवीय मूल्य पूरी तरीके से समाप्त हो गए होते, और वो लोग जो जकड़ना चाहते थे इस देश को अपने शिकंजे में, वो जकड़ चुके होते। लेकिन बामसेब बना। बामसेब ने आप देखेंगे 1973 में परिकल्पना हुई, 78 में विधिवत
6 दिसंबर 1978 को इसका गठन हुआ। और आप देखेंगे 1990 में जाकर बामसेब का कितना बड़ा महत्व है इस देश में। 1990 में जाकर 90-91 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन क्या था, जिसको बचपन में एंट्री नहीं थी स्कूल के अंदर, उस बच्चे ने अपने संघर्षों, अपनी विद्वता, अपने हासिल ज्ञान के दम पर भारत का संविधान लिख दिया। लेकिन इतने बड़े महापुरुष को कांग्रेस की जो इन वर्गों की हितैषी कहने वाली सरकार ने 90 तक पूछने लायक नहीं समझा। और मैं वही बता रहा हूँ, 125 संशोधन कर दिए और 90-91 में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, भारतीय संविधान के जनक को, निर्माता को भारत रत्न मिला। तो अगर बामसेब ना बना होता तो आज ना तो डॉक्टर अंबेडकर को कोई जानता, ना भारत के संविधान को कोई लोग पहचानते। तो ये बामसेब की देन है, बामसेब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग ये 400 पार या ये नारा दे रहे थे, देखिए वो अपनी दिशा पर बढ़ रहे हैं। उनका तो घोषित उद्देश्य है। उन्होंने तो जब 1925 में ही जब वो बने हैं, उन्होंने अपनी स्थापना से ये लक्ष्य रखा कि भाई हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र को जो जानने समझने वाले हैं, वो गलत फहमी में रहने वाले लोग गलत फहमी में रह सकते हैं। जो आज भी आप देखेंगे, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में SC, ST, OBC के बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं उनके संगठन में, जिनको ये पता ही नहीं कि भाई हिंदू राष्ट्र जब पूरी तरह बन जाएगा तो कैसा भारत बनेगा। आपके पूर्वजों ने जब हिंदू राष्ट्र था क्या झेला था, क्या झेलते थे क्या। तो ये अज्ञानता के कारण भले ही वो लोग वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने, उनको जिनको ये उद्देश्य जिन्होंने बना रखा है, वो अपने उद्देश्य पे लगे हुए हैं और इन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं। अगर ऐसे में ये चेतना का दौर ना होता तो अब तक ये कब के बन चुका होता। और जो 400 पार उनका यही था, उन्होंने पहली बार सोचा था। पहले उनकी जो एकाध सरकारें रही, आप देखेंगे 2099 के आसपास जो गवर्नमेंट रही, उस समय उनका दृष्टि अटल वोट कमल होता था। दूसरी ओर उन्होंने एक नारा दिया था कि भारत माँ की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन वो नारे के बाद भी उनकी जो सरकारें बनी, गठबंधन की बनी। तो गठबंधन की सरकारों के बाद में आप देखेंगे 2004 में वो हार भी गए। हारे तो फिर एक नया दौर आ गया। लेकिन इस 10 साल जो बीच में 2 सरकारें उनकी नहीं आ पाई, उन्होंने फिर अंदर से अपना चिंतन मनन मंथन किया और रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी तैयार की। 2014 में उन्होंने फिर एक नए फॉर्मूले के, नए नारे, नए मॉडल के साथ तैयारी करी और उनका वो मॉडल सफल हो गया। तो 2014 में उनका मॉडल सफल हुआ। फिर 2019 में आप देखेंगे उन्होंने 300 पार का नारा दिया और वो 300 में सफल हो गए। तो अब उनको जो 2/3 बहुमत से ज़्यादा की जो ज़रूरत थी पूरी तरीके से इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, वो उनका सपना था कि 2024 में हम 400 पार कर लेंगे। लेकिन उस 2024 के नारे पे अगर किसी ने वो लगाया तो मैं उसका क्रेडिट भी ये बामसेब को देना चाहता हूँ। बामसेब को भी क्या, बामसेब के भी वो चंद जो लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बामसेब में भी सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से समझे हुए हैं ये कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा लक्ष्य है, कैसा भारत। अगर सारे लोग ईमानदारी से काम करने लगते, ये आंदोलन और परवान चढ़ चुका होता। लेकिन थोड़े बहुत लोग जो बामसेब में जो काम जो पूरी तरह ईमानदारी से कर रहे हैं, उन लोगों ने जो BS4 डोर टू डोर 2018 से चलाया। जब 18 में आपको याद होगा कि अगस्त में जब देश का संविधान देश की राजधानी में जला दिया गया था, उसके बाद ये BS4 डोर टू डोर के कार्यक्रम को गांव-गांव, जन-जन तक ले जाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार हुआ। हालांकि उस रूप में पूरी तरह इसमें काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जितना इसको पहुंचा पाए। और आपने देखा होगा 2023 में लगभग 150 क्लस्टर जिलों में ये देश भर में कार्यक्रम हुए, बड़ी बड़ी सभाएं हुई और संविधान को लेकर चेतना पैदा की गई। तो उससे क्या हुआ का जो देश का जो जनमानस है उसको संविधान की कुछ समझ पैदा हुई। जो अभी तक केवल भाग्य और भगवान को जो सोचता था कि भाई मेरा भला तो केवल भाग्य और भगवान करता है, भाग्य और भगवान की देन है, तो उसको ये BS4 की बदौलत समझ में आया कि संविधान के कारण मुझे कुछ अधिकार मिल रहे। तो एक जन चेतना का निर्माण हुआ, लोग थोड़ा सड़कों पर आने लगे। ऐसे में ये जो विपक्षी दल जो अपनी दम तोड़ रहे थे, जो विपक्षी पार्टियां दम तोड़ रही थी, जिनका अब अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा ये सवाल
खड़ा होने लगा था, उन लोगों को लगा कि भाई ये संविधान पे अगर हम भी बात करने लगे तो हमारी चल जाएगी। तो उन्होंने जो बामसेब का जो BS4 डोर टू डोर कार्यक्रम को हाईजैक किया और जो जातिगत जनगणना या इस देश के जो मूल निवासियों के जो मुद्दे थे SC ST OBC के, उन सबको जो बामसेब द्वारा मुद्दे खड़े किए गए थे उनको कैप्चर किया, हाईजैक किया और जिसके सहारे वो बच गए। कांग्रेस बच गई जो 50 में थी, लगभग 100 के आसपास आ गई। जो सपा आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा पे थी, वो 35 के आसपास पहुंच गई। ये उन पार्टियों के लिए संजीवनी हुआ। और दूसरा, जो संविधान को पूरा कुचल देने की मंशा रखने वाले लोग थे, उनके अरमानों पर थोड़ा ब्रेक लगा। लेकिन ये अभी इतनी संतुष्टि की बात नहीं है, वो अभी और पूरे अपने इरादों में उनको कोई वो नहीं, वो पूरा प्लानिंग से उन्होंने फिर सरकार बना ली। 240 के बाद भी उन्होंने सरकार बना ली और उस सरकार के जरिए भी वो पूरी मनमानी कर रहे हैं। हर दिन सब कुछ संविधान को ध्वस्त करने का हर काम हो रहा। अभी आप छोटा सा मैं यहाँ उदाहरण उत्तराखंड की आपको बात करूं, आप देखेंगे अभी की ये रिसेंट बात है कि जो जिला पंचायत के जो अब स्थानीय निकाय के चुनाव आने हैं, उसमें पूरी तरीके से संविधान ध्वस्त कर दिया गया। जो जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया, जो कि अब तक क्या होता था कि जैसे जिला पंचायत का या हमारी त्रिस्तरीय पंचायत में ब्लॉक का या जिले का कार्यकाल समाप्त होता था, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी इनके हाथों में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके हाथ में वो प्रशासक बन जाते थे। लेकिन उन्होंने अभी क्या कर दिया, सारा संविधान को ध्वस्त करके उन्हें प्रशासक बना दिया। जो शासक था उसे प्रशासक बना दिया, यानी शासक ही अब प्रशासक की भूमिका भी निभाएगा। तो अब कहाँ लोकतंत्र रह गया? तो वो अपना काम पूरी तरीके से उससे जुटे हुए हैं। अब ऐसे में फिर वही एकमात्र जो उम्मीद की किरण जो बामसेब रह जाती है, देश को और देश के जो चिंतकों को, इन बुद्धिजीवियों का साथ देना चाहिए, इनके जो कार्य योजना पर मदद करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैं अपनी वार्ता को संविधान और बामसेब की कार्यप्रणाली तक सीमित रखना चाहता था, लेकिन प्रसंगवश मुझे जो है आपकी वार्ता से कि जातिगत जनगणना की बात जो है आजकल ये भी एक संविधान के साथ साथ मुकर है। तो बहुत सारी जो रूलिंग पार्टी है, जिसका लंबा कार्यकाल रहा है, तो उसने अपने कार्यकाल में कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं की। और जहाँ तक मेरी जानकारी है 2011 में जो जातिगत जनगणना कराई गई थी, उसके आंकड़े भी जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए। तो ये मतलब इसका मैं क्रेडिट जो है ये बामसेब को ही देना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक जो इस तरह के मुद्दे हैं, सामाजिक जो समस्याएं हैं, उनका सबसे पहले परीक्षण करना और उसके बाद फिर उस पर समाधान करना, कार्य योजना देना, ये बामसेब की कार्य योजना है। तो मैं जो है ये बामसेब जो है अपना एक जो उसका संगठनात्मक जो किस तरह का ढांचा रहता है ये, और अभी हर साल बामसेब अपने राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करता है और राज्य अधिवेशन आयोजित करता है, जिला अधिवेशन आयोजित करता है। तो इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि बामसेब किस तरह से काम करता है। और ये भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि मैं साथ ही एक सवाल पूछ लेता हूँ। लोगों के दिमाग में एक आम धारणा है कि वो आमतौर पर से एक सवाल उछाल देते हैं कि भाई बामसेब तो बहुत सारी बामसेब है। तो मैं तो आमतौर पर उनसे ये कहता हूँ कि भाई इंस्टीट्यूशन अगर कितने भी हों, तो अगर वो सिलेबस एक ही पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हर्ज है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आप किसी भी बामसेब को ज्वाइन करिए। तो ये एक मुद्दा रहता है। ये तो मेरा नज़रिया था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और जो बामसेब के जो राष्ट्रीय अधिवेशन हम अभी होने जा रहा है दिसंबर में, उसमें हम 4 दिवसीय जो कार्यक्रम रहता है उसमें आवासीय सुविधा, खाने के और कैसे से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और तो इसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानने। जी हाँ, देखिए वो आपने जातिगत जनगणना पर जो वो किया, हकीकत यही है कि ये कितनी बड़ी विडंबना इस देश की है कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, यानी जो SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी आबादी लगभग 85 से 90% जो है। अभी देखिए बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो आंकड़े सामने आए
वैसी अभी तक जो देश के हमारा जो चल रहा है, इन वर्गों को जो हिस्सेदारी मिल रही है नाम मात्र की, वो 1931 की जनगणना के अनुसार, 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 2011 में जातिगत जनगणना हुई जो आपने जिक्र भी किया, तो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। क्यों नहीं किए, वो उसका अगर आप जवाब ढूंढना चाहें तो उसका जवाब आपको बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़ों से पता चल जाएगा कि बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो खुलासा हुआ कि बताइए 90-95% लोग यहाँ 5% संसाधनों पर गुजारा कर रहे हैं। 90-95% आबादी 5% संसाधनों पर, 10% संसाधनों पर गुजारा कर रही है, और 5% जो आबादी है वो 95% यहाँ के धन, धरती, ज्ञान, साधन, संसाधन सब कुछ एंजॉय कर रही है। इसीलिए ये 2011 में फिर वही अभी जो बात फिर वही कांग्रेस पर आ गई कि कांग्रेस के बहुमत वाली, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, जो इंडिया जिसे कहा जाता वो गवर्नमेंट थी, यूपीए कहा जाता था उस समय, उसे यूपी गवर्नमेंट थी, और उसने लेकिन क्या है कि वो भले ही इनका हितैषी होने का ढोंग करती है, लेकिन अंदर से उन पार्टी का, उसका भी संचालन उन्हीं के हाथ में है जो इस देश के जो मूल निवासियों, मेहनत कशों का वास्तव में भला नहीं होने देना चाहते हैं। जब उन्होंने वो आंकड़ों को देखा कि अरे इनका तो इतना बड़ा परसेंटेज और इन्हें मिल कुछ भी नहीं रहा, तो उन्होंने वो आंकड़े दबाए, और वैसे ही जो पुराना चला आ रहा था उसमें भी आप देख सकते हैं, अगर आज केंद्र सरकार के लेवल पर लगभग लाखों पद, 5 लाख के आसपास जो बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं भरा। सरकार इनके हितैषी कही जाने वाली पार्टियों की थी, नहीं भरा गया। उधर आप देखेंगे आउटसोर्सिंग, जब ये जो उदारीकरण, निजीकरण कौन लाया? कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार लाई, जिसके बाद इस देश में सारे जो सरकारी, जो हमारे बड़े बड़े विभाग हैं, उनको प्राइवेट कर दिया गया। और प्राइवेट करने से किसका हक मारा गया? इस देश के SC ST OBC का हक मारा गया। तो ये बहुत प्लानिंग से सारा काम हो रहा है। इसीलिए जो मूल निवासी जो समाज है, जो मूल निवासियों के जो जातिगत जनगणना को ये लोग नहीं आगे आने देना चाहते, क्योंकि अगर आंकड़े सामने आ गए तो वो अपना हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। इसलिए ये सारा प्लानिंग से काम हो रहा है। उसके बाद ये जो मुद्दा था, मुद्दा वही बामसेफ ने ये तमाम, हर साल राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, हर साल वो राष्ट्रीय अधिवेशनों के जरिए तमाम जो देश के जो बुद्धिजीवी, जिनको 75 सालों में कुछ पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का मौका मिला, वो पे बैक टू सोसाइटी का एक अपने दिमाग में वो लेकर, कंसेप्ट लेकर काम करते हैं। जो भी उनको सैलरी मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा अपने घर पे खर्च करके, कुछ हिस्सा समाज में, ये मीटिंगों का आयोजन करते हैं, ये कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं इतने बड़े। उसी से ये हर साल जो रणनीति, जो बामसेफ का आपने राष्ट्रीय अधिवेशनों का जिक्र किया, उन राष्ट्रीय अधिवेशनों का यही महत्व है कि साल भर के हम अपने मूवमेंट की समीक्षा करते हैं, कि साल भर में हम उस मानवतावादी आंदोलन को, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आंदोलन को कहाँ पहुँचा पाए, उसको कितने लोग कितना पीछे कर रहे हैं, हम कहाँ ले जा पाए, आगे के अगले साल के लिए हमारी क्या रणनीति होगी। यही प्लानिंग जो वो राष्ट्रीय अधिवेशनों में तैयार की जाती है, इसी की समीक्षा होती है, इसी पर देश के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो आते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं। तो ये भी एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। आप देखेंगे लगभग 10-10 हज़ार लोग वहाँ पर एक साथ रह के कितने अनुशासित ढंग से साथ बैठते हैं, खाना साथ चलता है, और एक पूरा एक ऐसा डिसिप्लिन होता है कि उससे वास्तव में लगता है कि ये ही आंदोलन एक नए भारत का निर्माण कर सकता है और एक भारत को नई दिशा दे सकता है। नहीं तो इस देश को उजाड़ने, बर्बाद करने वाले लोग तो हजारों साल से इसे उजाड़ ही रहे हैं। यहाँ के निरे बौद्ध भिक्षुओं का जिन्होंने कत्लेआम किया, जो बौद्ध भिक्षु पूरी दुनिया को शांति का, मानवता का संदेश दे रहे थे, उन बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ काटा गया, मारा गया। तो वो अगर फिर से मानवतावादी भारत सिर्फ बामसेफ उसके राष्ट्रीय अधिवेशनों के जरिए परिलक्षित हो रहा है। और एक सवाल आपका एक और ये था कि भाई बामसेफ के बारे में लोगों की कई जो भ्रांतियां हैं। देखिए, होता है कि मानव स्वभाव है, कई लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को ज़्यादा स्थान देते हैं, उन लोगों को। लेकिन जो बामसेफ ने अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए, बामसेफ को भी एक बामसेफ काम भी कर रही है और साथ में सीख भी रही है। कोई ऐसा नहीं कि बामसेफ कोई आसमान से टपक गया या किसी तीसरी ताकत ने, जैसे वो लोग कहते हैं कि भाई हम तो कहीं आसमान से प्रकट हो गए, चमत्कार से प्रकट हो गए। बामसेफ कोई चमत्कार से प्रकट हुई चीज़ नहीं है।
वामसेप कुछ लोगों ने जो चिंतनशील हैं, जो सजग लोग हैं, उन्होंने बनाया है। वह उन्हीं में से ये होता, वो लोग काम भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उन्होंने 50 साल के अपने आंदोलन के इतिहास से सीखा। उन्होंने जो बाद में जो उनको लगा कि भाई हमको व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, हमें संस्थागत नेतृत्व का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति टाइम बीइंग है। व्यक्ति एक समय तक रहेगा, चाहे वो कितना भी योग्य हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी प्रतिभावान हो, लेकिन एक दिन आता है कि वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो इसलिए वामसेप ने संस्थागत कार्य प्रणाली को अपनाया है। तो जो संस्थागत है और जो लोकतांत्रिक है, हमें लगता है कि हमें उसका साथ देना चाहिए। वही दीर्घकालिक है, वही लॉन्ग टर्म होगा। व्यक्तिवादी व्यक्ति कितना भी जोशीला उत्साही हो सकता है, लेकिन वो कुछ समय में कमजोर पड़ जाएगा, कुछ समय में वो प्रभाव में आ सकता, दबाव में आ सकता, लालच में आ सकता है। लेकिन अगर संस्थान या संगठन होगा तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं भटकना चाहिए। ईमानदारी से कोई भी अगर काम कर रहा है, अगर अच्छी बात कर रहा है, आप उससे सीखिए, ग्रहण कीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म जो होगा, लाइफ जो होगी, वो संस्थान की होगी, किसी संगठन की होगी। संस्थागत जो नेतृत्व है लोकतांत्रिक, उसी की लॉन्ग लाइफ होगी, उसी का हमें साथ देना चाहिए। वो कल हम जब नहीं रहेंगे तब भी वो संगठन, संस्थान काम कर रहा होगा। देखिए, वीडियो थोड़ा सा अब लंबा होने जा रहा है। मेरे ख्याल से हमको बहुत ज़्यादा, अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर वो थोड़ा अरुचिकर हो जाता है। तो हम इस तरह की जो तमाम वार्ताएं हैं, इसमें बार बार जुड़ते रहेंगे, और आपका जो अनुभव है, दीर्घ अनुभव आपका जो है, उसका लाभ हम लेना चाहेंगे। आपका इस वार्ता में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी जी, धन्यवाद बहुत।